आज हम अदालत में चलने वाले मामलों में साक्ष्य ऐड के संबंध में जो प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत होती है, जिसके आधार पर निर्णय होता है, मामले में सहमति एडमिशन के संबंध में विचार कर रहे हैं। एडमिशन के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 17 से 23 तक में प्रावधान किए गए हैं और धारा 31 में प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा अन्य विधियों में भी उपबंध हैं, जिनका प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, मामले के रिलेवेंट तथ्यों और अन्य स्थितियों में उपयोग किए जाने की स्थिति होती है। सामान्यतः एडमिशन किसी मुकदमे के पक्षकार द्वारा कही गई बातें जो दूसरे पक्ष के द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं, उसके संबंध में प्रावधान वाली बात होती है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति पक्षकार किसी भी प्रकरण में उसके खिलाफ जो भी साक्ष्य होती है उसको वो मंजूर नहीं करता है। यदि वह कोई साक्ष्य को या किसी तथ्य को मंजूर करता है तो उसके संबंध में जो विधि प्रावधान होते हैं उसके पक्ष में उनकी सीमाओं और शर्तों के साथ स्वीकार करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसके अलावा संबंधित सहमति के संबंध में जो मुद्दे हैं वह मौखिक भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं। मौखिक बातों के संबंध में होती है उस मामले के संबंध में, और लिखित बात भी उस मामले के संबंध में होती है। लिखित के संबंध में जो भी प्रावधान है, कोई भी दस्तावेज जो लिखित में है उसे विधि प्रावधानानुसार सिद्ध करना जरूरी होता है। इसके संबंध में जो सेक्शन आगे दी गई हैं उनमें प्रावधान किया गया है। प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य के संबंध में बात आती है कि उसे कैसे प्रमाणित किया जाएगा। द्वितीयक साक्ष्य के संबंध में जो व्यक्ति साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है उसे न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है कि वह उस मामले में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, और जब न्यायालय द्वारा उसे अनुमति दी जाती है तब वह उसे प्रस्तुत कर सकता है। कुछ अपवाद होते हैं, जैसे धारा 32 साक्ष्य अधिनियम। जैसे मैं कहूँ कि कोई झगड़ा होता है और झगड़े में मेरे साथ मारपीट होती है और मैं उस मारपीट के संबंध में जो आदमी वहाँ पे उपस्थित होते हैं उनको बताता हूँ। इस मामले में रिपोर्ट मेरे द्वारा नहीं की जाती। रिपोर्ट कोई और आदमी करता है, मुझे अस्पताल ले जाया जा रहा होता है और रास्ते में मैं ख़त्म हो जाता हूँ। तो मेरे द्वारा जो बातें जिन आदमियों को बताई गई हैं वो व्यक्ति उन बातों को संबंधित अधिकारियों को बताते हैं, तो उन स्थितियों में ये बात एडमिसिबल हो जाती है। इसके अलावा सिविल मामलों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं कि मामले में जो तथ्य होते हैं उनके संबंध में आदेश 12 और अन्य नियमों में प्रावधान दिए गए हैं कि दस्तावेजों के से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को परिप्रश्न बना के दिया जाता है दूसरे पक्षकार को, उससे सहमति बाबत अपेक्षा की जाती है, और ऐसे ही किन्हीं दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए आवेदन किया जाता है और दूसरे पक्षकार से अपेक्षा की जाती है कि वह उसे स्वीकार कर ले, और यदि वह स्वीकार नहीं करता और उस पक्ष को वह दस्तावेज प्रमाणित करने पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा प्रकरण के फैसले के समय
संबंधित मुद्दों पर जो खर्चे के बाबत आदेश होते हैं उस संबंध में आदेश किए जाते हैं। इसी प्रक्रम पर संस्वीकृति वाली बात भी आती है, जो सामान्यतः क्रिमिनल केसेस में होती है। संस्वीकृति का मुद्दा जो भी है उसका विवरण धारा 23 के बाद किया गया है। प्रकरण के संबंध में जो प्रश्न होते हैं उनके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनके संबंध में वह जानकारी संबंधित आरोपी द्वारा स्वीकार की जाती है तो उसे संस्वीकृति की श्रेणी में रखा जाता है। अब जो संस्वीकृति होती है वो उत्प्रेरणा, धमकी, वचन या अन्य तरीके से कराई गई हो तो वो विसंगत होती है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से कोई अपराधी द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद बताया जाता है कि मैंने इस तरीके से अपराध कर दिया है, तो यह स्वीकृति यदि वह व्यक्ति सामान्य अनुक्रम में उसके साथ मिलता जुलता रहता है, बाकी स्थितियाँ रहती हैं और वो सामान्य रूप में अपराधी द्वारा बताई गई हैं और उसको अदालत में संबंधित व्यक्ति बताता है, तो यह एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाती है और मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य हो जाती है। इसके अलावा बात यह आती है, अधिकतम समय पुलिस अधिकारी द्वारा जो आपराधिक मामलों में विवेचक होते हैं और या अन्य अपराधों के संबंध में, जैसे फॉरेस्ट के अपराध हैं तो उसमें फॉरेस्ट के जो अधिकारी होते हैं, नारकोटिक्स के मामले में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी होते हैं, आबकारी के मामलों में आबकारी विभाग के अधिकारी होते हैं, लोकायुक्त के मामले में लोकायुक्त विभाग के अधिकारी होते हैं और भी अन्य तरीके के मामले हैं आर्थिक अपराधों के जिनमें अन्य अधिकारी होते हैं। तो उनके सामने जो स्वीकृति की जाती है वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती है। इसके अलावा किसी अपराधी द्वारा यदि कोई स्वीकृति की जाती है और वह मजिस्ट्रेट के सामने होती है जिसके संबंध में धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान किए गए हैं, तो वो मान्य होती है और उसका महत्व होता है और उसके लिए कोई गवाह नहीं होते हैं। वह संबंधित व्यक्ति अदालत के सामने उपस्थित होता है, अदालत उसको जानकारी देती है कि वह इस तरीके की स्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह स्वीकृति अदालत के सामने करता है तो वह उसके खिलाफ उपयोग की जा सकती है। अदालत स्वीकृति लेख करने के पहले पूरी तरीके से आश्वस्त होती है कि वह व्यक्ति किसी धमकी या प्रभाव में तो नहीं है, उससे पूर्णतः विचार करने का अवसर देती है और अपने आप को संतुष्ट करती है कि वह स्वीकृति स्वेच्छा से बिना किसी प्रभाव के उस तरीके से कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण रहती है सामान्य जन के लिए, वो कानूनी रूप से ही महत्वपूर्ण होती है कि यदि किसी मामले में एक से अधिक अपराधी हैं और कोई अपराधी उस मामले के संबंध में अपराध करने के बारे में स्वयं के अलावा अन्य व्यक्तियों के बारे में भी कहता है, तो वह जो भी कह रहा है वो यदि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है तो बात अलग होगी और यदि वो किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष कहता है तो उसकी मान्यता ना के बराबर ही होती है। किंतु यदि उसकी जो स्वीकृति है उसके संबंध में वह पुलिस अधिकारियों को बताता है और पुलिस अधिकारियों द्वारा न्यायालय से उसको गवाह बनाने के लिए अपेक्षा की जाती है, तो वह न्यायालय को बताता है कि वो कहाँ तक उस मामले में किन किन बातों को स्वीकार करता है और स्थिति स्पष्ट होने पर यदि न्यायालय उसे गवाह के रूप में मान्यता देती है और क्षमा करती है तो ऐसी स्थिति में वह गवाह महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे मामले में
कई बार बात उठती है कि यदि वह व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में है और वो स्वीकृति और साक्ष्य देने के लिए वायदा माफ गवाह बनता है, तो उसकी जमानत होगी या नहीं होगी और प्रकरण में क्या प्रभाव होगा, ये संबंधित मामले में जो भी तथ्य परिस्थितियां होती हैं और साक्ष्य होती है, उसके आधार पर न्यायालय निर्णय करती है। ये सूक्ष्म परीक्षा का प्रश्न है। इसमें काफ़ी विस्तृत कानूनी मुद्दों की चर्चा की ज़रूरत होती है। आज की चर्चा में इतना ही। इस विषय पर जो भी प्रश्न हों उनका स्वागत है और कानूनी मुद्दों से संबंधित किन्हीं भी प्रश्नों को या जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने परिचितों को जानकारी के लिए एडवाइस करें।